हम इतना ज़्यादा काम में उलझ गए हैं कि काम के पीछे लगे रहते हैं लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। साइकिलिंग इसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है क्योंकि इसमें आपकी मूवमेंट रहती है जॉइंट की, तो लिगामेंट भी लूज़ हो जाते हैं साइकिलिंग करने से। रूमेटॉइड एक डिजीज़ है जिसको हम हिंदी में गठियाबा बोलते हैं। वो बच्चों से शुरू हो सकता है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। वो जीन्स का एक प्रॉब्लम है, वो ब्लड में रहता है, तो जेनेटिक फैमिलीज़ में चलता है वो। तो 40 की एज में जो पहले भी हम सोचते थे कि अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकते हो आप, तो आप अगर डैमेज हो चुका है जॉइंट तो अगले 10 साल तक आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 40 में जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मैं हूं धार्मिका तलवार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर डायनामाइट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते एक जाने माने डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र रोहिल्ला, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अर्थराइटिस और नी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम डॉक्टर डायनामाइट में। थैंक यू सो मच धार्मिका फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। ओके, तो बिना किसी देरी के सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द क्या एक ही चीज़ है? आर्थराइटिस का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ये दो चीज़ों से बना है। आर्थराइटिस, आर्थर का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक मेडिकल टर्म है जिसके 3 कंपोनेंट हैं, एक रेडनेस, एक स्वेलिंग और एक पेन। तो किसी भी जॉइंट में अगर इन तीनों में से कुछ भी है, रेडनेस है, स्वेलिंग है या पेन है, तो उसको हम आर्थराइटिस बोलेंगे। तो आर्थराइटिस का मतलब है किसी भी जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होना। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि अर्थराइटिस के कितने प्रकार हैं और कैसे पता लगाया जाए कि कौन से टाइप का अर्थराइटिस है? आर्थराइटिस एक्चुअली डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस रहते हैं। जैसे अगर ट्यूबरकुलोसिस किसी जॉइंट में है तो उसको हम ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस बोलेंगे। अगर गाउट के कारण, जो कि यूरिक एसिड ज़्यादा होने के कारण जो आर्थराइटिस होता है, उसको हम हाइपर यूरिसीमिक या गाउटी आर्थराइटिस बोलेंगे। अगर चोट लगने के कारण है तो उसको हम ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलेंगे। अगर ओल्ड एज की चेंजेस के कारण अगर आर्थराइटिस है तो उसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस हैं। अगर किसी पेशेंट को फीवर के बाद, जैसे चिकनगुनिया फीवर हुआ है या डेंगू फीवर हुआ है, उसके बाद अगर कोई आर्थराइटिस है तो उसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं। डॉक्टर रोहिल्ला, आप हमें विस्तार से बताएं कि ये सब क्या हैं और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसमें आर्थराइटिस के साथ साथ अगर हम बात करें तो किसी भी टाइप की आर्थराइटिस की 3 स्टेजेस रहती हैं। एक जो अर्ली आर्थराइटिस बोलते हैं, दूसरा मॉडरेट आर्थराइटिस बोलते हैं और तीसरा सीवियर ग्रेड की या एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस बोलते हैं। तो मोस्टली जो आर्थराइटिस जैसे पोस्ट फीवर आर्थराइटिस या रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, वो अर्ली स्टेज तक ही मोस्टली सीमित रहती हैं। बाकी सब में धीरे धीरे जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 तक स्टेजेस रहती है। इनमें ग्रेड 1 में जो कार्टिलेज की चेंजेस आती हैं उसमें सॉफ्टनिंग ऑफ कार्टिलेज हो जाता है, यानी जो कार्टिलेज की जो सरफेस है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट या पेन करना शुरू करती है। सेकेंड स्टेज में कार्टिलेज कुछ डैमेज हो जाता है और पेन बढ़ जाता है। तीसरी स्टेज में ये कार्टिलेज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है जिसको हम एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर हम मॉडल से समझें तो इसमें यह है कि ये हमारा नॉर्मल जॉइंट रहता है, जो शाइनी सरफेस है, ये कार्टिलेज सरफेस है। इसमें थोड़ा बहुत जब डैमेज रहता है तो ये कार्टिलेज की सॉफ्टनिंग होती है, फिर सेकंड स्टेज में थोड़ा डैमेज होना शुरू होता है और लास्ट स्टेज में काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो ये एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस हो जाती है। डॉक्टर रोहिल्ला, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या किया जाए? डिपेंड करता है ट्रीटमेंट आर्थराइटिस का कि आपकी स्टेज कौन सी है। अगर अर्ली आर्थराइटिस है तो अर्ली आर्थराइटिस में हमेशा 2-3 चीज़ें ही काम करती हैं। जैसे आप जॉइंट को रेस्ट दें, कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन बोलते हैं, वो ले सकते हैं। और कुछ सपोर्टिव थेरेपी रहती है जिसमें हम कुछ नी कैप वगैरह देते हैं पेशेंट को। इस तरह का यूज़ अर्ली आर्थराइटिस में रहता है।
अगर मॉडरेट ग्रेड की आर्थराइटिस है तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि कोई ना कोई पेन किलर जिसको बोलते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जिसको बोलते हैं वो लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ उसके बिना हमारी लाइफ चलती नहीं है। लास्ट स्टेज की आर्थराइटिस में सिंपल एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि कार्टिलेजिनस सरफेस को हटा के उसकी जगह एक नई सरफेस हम लगा दें जिसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। डॉक्टर रोहिला, आप हमें ये बताएं कि आर्थराइटिस कैसे होती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? आर्थराइटिस जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे किसी को फीवर हुआ है तो पोस्ट चिकनगुनिया फीवर के बाद इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकती है जिसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं। किसी को जॉइंट का इन्फेक्शन हो गया तो उसको इन्फेक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के बाद हुआ तो ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस बोलते हैं। चोट के बाद हुआ तो ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। या सिंपल जो सब लोगों में होना है, जो ओल्ड एज की चेंजेस होती हैं, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डिफरेंट आर्थराइटिस के डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं। अगर ट्यूबरकुलर के कारण है तो हम इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं। रूमेटाइड के कारण है तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स देते हैं। सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो स्टेज के हिसाब से हम उसके मेडिकेशन देते हैं, या किसी भी आर्थराइटिस में अगर लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है जॉइंट तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि जॉइंट इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो जॉइंट इन्फेक्शन कैसे होता है? जॉइंट इन्फेक्शन के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट सपोज कि जैसे किसी को कोई इंजरी हुई है या पंचर हुआ है जॉइंट का, या जिसको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के बाद आसपास कोई बॉयल हो गया है, उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। या बहुत बार ये इन्फेक्शन हेमेटोजेनिक होता है, यानी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस को अगर समझें, ट्यूबरक्लोसिस मेनली सांस की बीमारी है। चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, चेस्ट में ट्यूबरक्लोसिस होता है सबसे पहले, उसके बाद वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू कहीं भी बॉडी में जा सकता है, स्पाइन में भी जा सकता है या किसी जॉइंट में भी जा सकता है। ऐसे ही किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन है, जैसे कि दांत का इन्फेक्शन है, यूरिन का इन्फेक्शन है, वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके जॉइंट में जा सकता है, जिसके कारण हमारी ये इन्फेक्टिव आर्थराइटिस हो सकती है। और हम जॉइंट इन्फेक्शन को कैसे क्योर कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपका जॉइंट का इन्फेक्शन किसके कारण है। हम जॉइंट का फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं, फ्लूइड निकालते हैं निडल से, उसकी जांच करते हैं, उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि इसके पीछे ये बैक्टीरिया है या ये इसका रीजन है, और उस बैक्टीरिया को कौन सी ड्रग इफ़ेक्टिव होगी वो ड्रग देते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बट बहुत बार क्या रहता है कि हमें सर्जरी की भी हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें आर्थ्रोस्कोपिक लवाज रहती है, जिसमें हम पूरा जॉइंट को वॉश करते हैं ताकि सारे बैक्टीरिया को एक बार वॉश कर दिया जाए जॉइंट को, और उसके बाद फिर हम बैक्टीरिया के हिसाब से एंटीबायोटिक देके बचे हुए बैक्टीरिया को मारते हैं। डॉक्टर रोहिला, आप हमें बताएं कि नी कैप्स क्या हैं और ये कितनी इफेक्टिव हैं? क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? नी कैप बेसिकली एक सपोर्ट जॉइंट को देती है, जो डिफरेंट टाइप की आती हैं। कई सारी हिंज वाली आती हैं, कई सारी सिंपल नी कैप आती है, जस्ट आप एक सॉक्स की तरह उसको पहन सकते हो। कई नी कैप के साथ हिंज भी आता है। अर्ली आर्थराइटिस में आपका सिंपल सॉक्स टाइप की नी कैप काम करती है, और अगर एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस है और पेशेंट कहता है कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है, तो उनमें हिंज टाइप की नी कैप आपको काम करती है। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एक तरीके से आपकी मसल्स को सपोर्ट करती है। तो मसल्स को सपोर्ट करेगी तो आपकी मसल्स की वीकनेस होने का चांसेस रहता है, क्योंकि मसल्स को जितना आप यूज़ करोगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल्स की। अगर मसल का कुछ काम ये नी कैप करेंगी तो आपकी मसल्स का काम कम हो रहा है, तो इसलिए मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए जिनको हम एडवाइस करते हैं कि आपको नी कैप पहननी चाहिए, उसके साथ साथ हम उनको ये भी बोलते हैं कि आपको साथ में नी जॉइंट की कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, कि जितना लॉस हमारे को नी कैप से मसल की स्ट्रेंथ कम होने में यहाँ पर होगा, उतना ही हम गेन करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज करके। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी नीज को स्ट्रेंथन करती हैं? बेसिकली 3 टाइप की एक्सरसाइजेज रहती हैं, और इसका लॉजिक ये रहता है कि नी जॉइंट के ऊपर थाई है, नीचे काफ है, तो काफ मसल को स्ट्रेंथन करना है
और थाई मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। तो इनके आसपास की जो भी मसल्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप की एक्सरसाइज से सारा कवर हो जाता है। एक क्वाड्रिसेप्स की मसल्स जो फ्रंट में थाई की मसल्स होती है, एक हैमस्ट्रिंग की मसल्स जो थाई के बैक साइड में होती है, और एक स्टैटिक नी की एक्सरसाइज है जो हमारे को काफ मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। साइकिलिंग इसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है क्योंकि इसमें आपकी मूवमेंट रहती है जॉइंट की, तो लिगामेंट भी लूज़ हो जाते हैं साइकिलिंग करने से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर साइकिलिंग करेंगे तो आपस में रब करके जॉइंट और घिसेगा, जो बिल्कुल गलत धारणा है क्योंकि जॉइंट डैमेज तब होता है जब उसके ऊपर प्रेशर आए, लेकिन जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का मैक्सिमम वेट हिप्स के ऊपर होता है और जॉइंट नी जॉइंट फ्री रहता है, तो उसकी सिंपल मसल की एक्सरसाइज हो रही होती है। तो साइकिलिंग इसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। डॉक्टर रोहिल्ला, आजकल बहुत से जवान लोग भी अर्थराइटिस से गुजर रहे हैं। ये देखा गया था पहले कि बहुत से बुजुर्ग लोगों को अर्थराइटिस होती है, लेकिन युवा पीढ़ी को अर्थराइटिस होने का क्या कारण है? आर्थराइटिस का मेन जो आज अगर हम देखें तो कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आर्थराइटिस में 3 मेन चीज़ें हैं जो आजकल जो रोल प्ले करती हैं जिन यंग एज में जिनको लोगों को आर्थराइटिस हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि आजकल हमारे पास जो पहले 60s के एज ग्रुप में पेशेंट आते थे, आजकल 30-35 के एज ग्रुप के पेशेंट हमारे पास आते हैं नी जॉइंट का पेन लेके। उसका मेन रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी फूड हैबिट्स हैं। इसमें जो 2 मेन चीज़ें वो ये है कि हम में से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है। आजकल हम इतना ज़्यादा काम में उलझ गए हैं कि काम के पीछे लगे रहते हैं लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरा चीज़, हमारी फूड हैबिट्स बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। हम हेल्दी फूड खाते ही नहीं हैं, हम टेस्ट के चक्कर में सारा अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। ये 2 मेन रीज़न हैं कि आजकल 30s में और 40s में जॉइंट की आर्थराइटिस देखने को मिल रही है। डॉक्टर रोहिल्ला, आप हमें ये बताएं कि ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे? अगर आर्थराइटिस की बात करें तो उसमें बड़ी सारी बातें हैं कि जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है जैसे कई पेशेंट का किसी कारण से अगर 40 की एज में एक जॉइंट ख़राब हो गया तो पहले आज से 20 साल पहले तक ये रहता था कि नहीं अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पे हमारा जॉइंट रिप्लेस 10 से 15 साल ही चलता था। लेकिन आज के टाइम पे जो नए जॉइंट्स हैं वो 20 से 30 साल तक चलते हैं। पहले हम 40 के पेशेंट को ये बोलते थे कि अब 10 साल रुक जाओ क्योंकि एक तो रिवीजन सर्जरी बड़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती थी तब। आजकल ये है कि अगर एक जॉइंट ख़राब भी हो गया रिप्लेस जॉइंट तो दोबारा हम कर सकते हैं, चाहे 2 बार भी कर दो चाहे तीसरी बार भी कर दो। तो आजकल एडवांसमेंट काफ़ी हो चुकी है। तो 40 की एज में जो पहले भी हम सोचते थे कि अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकते हो आप, तो आप अगर डैमेज हो चुका है जॉइंट तो अगले 10 साल तक आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 40 में जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए और एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम उस जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, जबकि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद अगले दिन से पेशेंट चलना शुरू हो जाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है और सारे रूटीन वर्क खुद करता है। साइकिल चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, आप 10-10 किलोमीटर तक की सैर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप सिवाय रनिंग और जॉगिंग के। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है या कार्डियक प्रॉब्लम है, हम जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करा सकते। तो ऐसे पेशेंट भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं बशर्ते कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो। अगर कार्डियक पेशेंट है तो कार्डियक बैकअप के साथ हम वो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट को लगता है कि हम ज़मीन पे नहीं बैठ पाएंगे। आज से 20-30 साल पहले तक जो जॉइंट आते थे उनमें 90 डिग्री तक की ही मूवमेंट पॉसिबल थी, लेकिन आजकल के जो जॉइंट्स हैं वो हाई फ्लेक्स जॉइंट हैं। इनमें आप ज़मीन पे भी बैठ सकते हो, क्रॉस लेग कर सकते हो, स्क्वाट कर सकते हो। हालांकि हम मना करते हैं पेशेंट को कि इतनी मूवमेंट पॉसिबल है बट आपको करना नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर जल्दी लूज हो जाता है जॉइंट। तो ये कई सारी बातें हैं जो पेशेंट आज भी जॉइंट रिप्लेसमेंट से डरते हैं, लेकिन ये सच नहीं है ये बातें। डॉक्टर रोहिल्ला, क्या बच्चों को भी आर्थराइटिस होने का खतरा है? बच्चों का आर्थराइटिस जो है उसके रीजंस डिफरेंट रहते हैं। जैसे रूमेटाइड बच्चों में हो सकता है। रूमेटाइड एक डिजीज़ है जिसको हम हिंदी में गठिया बा बोलते हैं।
वो बच्चों से शुरू हो सकता है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। वो जीन्स का एक प्रॉब्लम है, वो ब्लड में रहता है, तो जेनेटिक फैमिलीज़ में चलता है वो। तो जिस फैमिली में किसी को है रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो उनके बच्चों को हो सकता है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि उनके सब बच्चों में हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि किस एज ग्रुप में हो। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आर्थराइटिस का एक कॉज हो सकती है। बच्चों में किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाए किसी जॉइंट का, वो आर्थराइटिस का कारण हो सकती है। बच्चों में चोट लग जाए जॉइंट के ऊपर, वो भी एक कारण हो सकती है। या किसी को बोन की कोई इंजरी हो जाए और वो बोन बाई चांस अगर सर्जरी नहीं करी है और टेढ़ी बोन जुड़ गई है उनकी किसी कारण से, प्लास्टर लगाने से या किसी जो सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया उस फ्रैक्चर का, तो टेढ़ा जॉइंट होने के कारण भी कुछ टाइम के बाद जो जॉइंट पे अलग एंगल पे प्रेशर पड़ेगा तो उससे भी जॉइंट खराब हो सकता है। डॉक्टर रोहिला, अर्थराइटिस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे दर्शक अर्थराइटिस के बारे में नहीं जानते, और ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें लेने चाहिए ताकि उन्हें अर्थराइटिस कभी हो ही ना? आर्थराइटिस लोगों को लगता है कि हर जॉइंट पेन एक आर्थराइटिस है, जबकि ऐसा है नहीं। आर्थराइटिस का मतलब है कि जॉइंट का पेन, जॉइंट की सरफेस का के आसपास का टिश्यू, जैसे कार्टिलेज या कैप्सूल या एक झिल्ली होती है जॉइंट के आसपास जिसको हम बोलते हैं साइनोवियम, या उसका इन्फ्लेमेशन होना, ये सब जॉइंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। बट अगर जॉइंट के बाहर की बात करें तो मसल्स का पेन भी आपके जॉइंट के आसपास पेन कर सकता है। मसल की इंजरी या मसल का कोई और प्रॉब्लम भी आपको जॉइंट के आसपास का पेन कर सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस से बचने की अगर बात करी जाए तो जैसे कि मैंने पहले बताया, 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। अगर आपको आर्थराइटिस का थोड़ा भी सिम्टम आ गया है 30s में 40s में, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। जैसे आपको ज़मीन पे बैठना बंद कर देना चाहिए, स्क्वाट ना करें, क्रॉस लेग ना बैठें, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, इंडियन टॉयलेट यूज़ ना करें, वेट को कम करें और एकदम से अपने जॉइंट को ट्विस्ट ना होने दें, जिससे कि एक दोनों जॉइंट की सरफेस एक आपस में रब ना करें। ये कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सेकंड, हमें आर्थराइटिस की स्टेज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए या आर्थराइटिस से बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर जॉइंट के आसपास की मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो जब हम चलेंगे या भागेंगे, दौड़ेंगे, घूमेंगे, कुछ भी करेंगे तो बहुत सारा वेट ये हमारी मसल्स ले लेंगी, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट जॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो जितनी आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी उतना जॉइंट कम डैमेज होगा। और तीसरी चीज़ है हमारा डाइट या डाइटरी सप्लीमेंट्स, आप बोल सकते हो। डाइट जैसे मैंने कुछ फूड्स बताए वो ले सकते हो। हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन मेन चीज़ है। अगर हम ऐसा अनहेल्दी फूड खाएंगे जिससे हमारा वेट गेन होगा तो वो भी अनड्यू प्रेशर डालेगा जॉइंट पे और वो जल्दी ख़राब कर देगा। हेल्दी फूड हैबिट्स आपके वेट को भी ठीक रखेंगी, आपकी मसल्स को भी ठीक रखेंगी। और इसके साथ साथ अगर डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करें तो 30s 40s में जिसको अर्ली आर्थराइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं तो काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, जो आप शुरू कर सकते हो, जो आपके कार्टिलेज के रीजनरेशन में या कार्टिलेज की रिपेयर में आपकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर रोहिला, क्या नी रिप्लेसमेंट के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? एज सच अगर माना जाए तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट 98 to 99% तक सक्सेस रेट वाला सर्जरी है। बट हर सर्जरी के अपने एक ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे कोई भी अगर कट लगता है बॉडी पे या कोई भी हम सर्जरी करते हैं तो हर सर्जरी का एक मेन साइड इफ़ेक्ट रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है उस सर्जरी में, किसी भी सर्जरी में। तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा ये है कि जब भी कोई कट लगता है किसी भी सर्जरी के लिए तो आसपास की आप देखोगे कि कुछ वेसल्स वगैरह जो उसके सामने आएंगी या नर्व्स वगैरह वो कट सकती हैं। बट ये बड़ी माइनर सी चीज़ें हैं, ये वापस ग्रो कर सकती हैं। बट अगर मेजर साइड इफ़ेक्ट माना जाए तो रेयर टू रेयर टाइप की इंजरी है कि किसी बड़ी वेसल की इंजरी हो जाए। और तीसरा जो अगर हम माने तो तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि कल को लूज़ हो सकता है आपका जॉइंट, जो दोबारा से रिप्लेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का नहीं रहता है। डॉक्टर रोहिला, बहुत सारे लोग
घुटने के दर्द यानी अर्थराइटिस के लिए इंजेक्शन भी लगवाते हैं, तो आप हमें इंजेक्शन के बारे में विस्तार से बताएं। जॉइंट के इंजेक्शंस की बात करें तो 3 टाइप के मेन इंजेक्शंस रहते हैं। इनमें एक इंजेक्शन है जिसको हम बोलते हैं पीआरपी का इंजेक्शन, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन होता है। इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसमें से पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर मिक्स करके जॉइंट में डालते हैं। ये बेसिकली अर्ली आर्थराइटिस में लगाते हैं ताकि कार्टिलेज का रिपेयर हो सके। जो कार्टिलेज की सॉफ्टनिंग हुई है शुरू या डैमेज होने वाला है, उस कार्टिलेज को रिपेयर करता है। तो बेसिकली पीआरपी का जो इंजेक्शन होता है वो रिपेयर के लिए होता है। दूसरे टाइप का इंजेक्शन है विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन। जो विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन उसका मेन कंपोनेंट है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हमारे जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड, जो नेचुरल फ्लूइड पाया जाता है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है, सेम कंपोजिशन का ये इंजेक्शन साइंस ने बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली लुब्रिकेंट का काम करता है। तीसरा इंजेक्शन जो है वो है स्टेरॉइड का इंजेक्शन, जो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के कारण हम पेन के लिए लगाते हैं। तो जो पहले दोनों इंजेक्शन है पीआरपी का इंजेक्शन और जो विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन हम अर्ली आर्थराइटिस में लगाते हैं ताकि अर्ली आर्थराइटिस से लेट आर्थराइटिस तक पहुंचने में बहुत सारा समय लग जाए। हम अर्ली आर्थराइटिस पे ही रोक के रखें उस जॉइंट को, ज़्यादा लेट स्टेज तक जल्दी पहुंचने ना दें। तो बेसिकली ये जॉइंट को बचाने का इंजेक्शन है दोनों। लेकिन जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन है वो बेसिकली मेन पेन के लिए लगाते हैं। हम उन लोगों में ये लगाते हैं जिनको एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस है और हमने उनको सजेस्ट किया है कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लो, लेकिन वो रेडी नहीं है या मेडिकली फिट नहीं है, तो उनका दर्द कम करने के लिए हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि ग्रीस वाले इंजेक्शंस भी होते हैं और बहुत से पेशेंट्स ग्रीस वाले इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, तो आप हमें विस्तार से बताएं। जैसे मैंने बताया कि जो सेकंड टाइप का इंजेक्शन है विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन, जो साइंस ने बनाया है सेम कंपोजिशन का जो हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड की कंपोजिशन है। साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में नेचुरल फ्लूइड है जो लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट जैसे हम घरों में बॉल बेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जिसको ग्रीस बोलते हैं, तो सेम यहाँ पे लुब्रिकेंट का काम करता है विस्को सप्लीमेंट। तो विस्को सप्लीमेंट को ही लोकल लैंग्वेज में या लोकल लोग ग्रीस का इंजेक्शन बोलते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर भी आजकल पेशेंट को समझाने के लिए ये बोलने लगे कि हम ग्रीस का इंजेक्शन लगा देते हैं। बेसिकली ग्रीस का इंजेक्शन नहीं होता है, वो विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन होता है। तो विस्को सप्लीमेंट के इंजेक्शन को ही हम ग्रीस का इंजेक्शन बोलते हैं, जो लुब्रिकेंट का काम करेगा जॉइंट्स में और अर्ली आर्थराइटिस से लेट आर्थराइटिस तक पहुंचने में हमें डिले करेगा, यानी हमारे जॉइंट को बचा के रखेगा, कम घिसने देगा हमारे जॉइंट को। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई ग्रीस वाले इंजेक्शन के पॉजिटिव इम्पैक्ट की। अब आप बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर तीनों इंजेक्शन के बारे में हम बात करें तो पीआरपी का जो इंजेक्शन है वो हमारी बॉडी का ही ब्लड है, हमारी बॉडी में ही डल रहा है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सेकंड इंजेक्शन है विस्को सप्लीमेंट का इंजेक्शन, उसकी कंपोजिशन भी सेम है जो हमारे बॉडी का साइनोवियल फ्लूइड है, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। तीसरा इंजेक्शन है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। स्टेरॉइड का नाम सुन के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे इसकी, लेकिन उनको स्टेरॉइड का नाम तो उन्होंने सुना है, लेकिन स्टेरॉइड एक बहुत बड़ी ड्रग्स की क्लास है। सारी मेडिसिन स्टेरॉइड के अंदर जो आती हैं एक जैसे नहीं बिहेव करती हैं। हम सबको ये नहीं मान के चल सकते हैं कि सबका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन एक ये मेडिसिन है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे। तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन के हल्के फुल्के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट माने जाते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करके चलें कि बेनिफिट कितने हैं और लॉस क्या होगा हमारा, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है स्टेरॉइड के इंजेक्शन के, लॉस बहुत कम है। तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं। तो तीनों इंजेक्शन का अगर माने तो माइनर स्टेरॉइड के इंजेक्शन का कुछ साइड इफ़ेक्ट मान सकते हो, अदरवाइज बाकी दोनों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। डॉक्टर रोहिला, आप हमें ये बताएं कि क्या हर अर्थराइटिस के पेशेंट को अपना नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, और हम कैसे पता लगाएं कि यही वो पेशेंट है जिसे नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है?
मेनली जॉइंट रिप्लेसमेंट हम करते हैं एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस में, या जिसको स्टेज 3 की आर्थराइटिस बोलते हैं या ग्रेड 3 की आर्थराइटिस बोलते हैं। अब ग्रेड 3 की आर्थराइटिस में भी ज़रूरी नहीं है कि हम सबका जॉइंट रिप्लेसमेंट करें। उसमें भी कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि ये सही कैंडिडेट है कि इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अब एक्सरे में बहुत सारे पेशेंट की हमें आर्थराइटिस नज़र आती है कि एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस है, बट पेशेंट सही से चल रहा होता है, तो हम उसको सही कैंडिडेट नहीं बोलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पेन फैक्टर। अगर पेशेंट को इतना पेन है कि उसकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, वो उसकी एक्टिविटी सिर्फ घर तक सीमित रह गई है, 1 किलोमीटर तक चल नहीं पा रहा है, या उसको रोज़ दर्द की दवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ऐसा कैंडिडेट बिल्कुल सही कैंडिडेट है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट होने के बाद वो आराम से 5 से 10 किलोमीटर की सैर करना शुरू करता है, दर्द की दवाइयाँ उसकी बिल्कुल बंद हो जाती हैं, दर्द की दवाइयों के पैसे लगना बंद हो जाता है, दर्द की दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहता है। डॉक्टर रोहिला, आप हमें ये बताएं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी है? जॉइंट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। एक, ये आप जॉइंट कौन सा चेंज करवा रहे हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के जॉइंट अवेलेबल हैं मार्केट में। दूसरा, आप किस शहर में करवा रहे हैं, क्योंकि शहर के हिसाब से भी कॉस्ट काफ़ी मैटर करती है। तीसरा, हॉस्पिटल के सेटअप पे भी डिपेंड करता है। बड़े हॉस्पिटल के चार्ज ज़्यादा होते हैं, छोटे हॉस्पिटल के कम रहते हैं। बट अगर मोटे तरीके से सोचें तो ये सोच सकते हो आप कि 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की रेंज में एक सिंगल जॉइंट आप बदलवा सकते हो। डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। डॉक्टर रोहिला, बहुत सारे लोग जॉइंट रिप्लेस करवाते हैं लेकिन उनका दर्द नहीं जाता, तो इसका क्या कारण है? रिप्लेस जॉइंट में दर्द ना जाने के 3-4 कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे मेन कारण ये होता है कि लोग एक्सरसाइज ना करें तो जॉइंट की स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस आने के कारण जॉइंट का पेन रहता है, तो हम सबको बोलते हैं कि अच्छे से फिजियोथेरेपी लो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, ताकि जॉइंट अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाए और जॉइंट पेन नहीं होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये सर्जरी है और सर्जरी में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसका पेन नहीं जाएगा। तीसरा कारण हो सकता है कि ये जो जॉइंट होते हैं ये बोन सीमेंट से फिक्स किए जाते हैं बोन के ऊपर, तो लूजनिंग होना इसका एक कारण हो सकता है। या तो बोन और बोन के बीच के जो बोन और जॉइंट के बीच का जो बोन सीमेंट है उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है, या बोन सीमेंट और इम्प्लांट के बीच की बॉन्डिंग वीक हो जाती है, जिसके कारण जॉइंट लूज हो जाता है, जिसके कारण ये पेन हो सकता है। बहुत बार ये भी रहता है कि जॉइंट टेढ़ा डाल दिया जाता है। वो डिपेंड करता है सर्जन फैक्टर पे। अगर आपने अच्छी जगह से करवाया है तो बहुत अच्छे से अलाइनमेंट रहती है जॉइंट की, लेकिन कई बार जॉइंट की अगर अलाइनमेंट सही नहीं है और टेढ़ा डाल दिया या साइज़ बड़ा डाला गया है किसी कारण से, तो भी वो पेनफुल रह सकता है। तो आप अपने अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले, वो आपका कारण ढूंढेगा और आपको बताएगा कि इसका ये कारण है और उसका समाधान देगा आपको। डॉक्टर रोहिला, आप हमें ये बताएं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद वैसे आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे आप कई किलोमीटर की सैर कर सकते हो, बाइक चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो हमारे जॉइंट बदले हुए जॉइंट के ऊपर गलत इफ़ेक्ट डालेंगे, वो ये है कि हमें ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, जैसे स्क्वाट नहीं, क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए, स्क्वाट नहीं करना चाहिए। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। ये जॉइंट कभी भी रनिंग के लिए नहीं बने हैं, वॉकिंग के लिए बने। आपको दौड़ नहीं करनी है, कोई भागने दौड़ने का गेम नहीं खेलना है आपको। अगर इन चीज़ों की सावधानी रखेंगे तो जॉइंट आपका चलता रहेगा। तो देखा दोस्तों, अपने जॉइंट्स की केयर करना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर रोहिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।